हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में इंडियन हिस्ट्री कवर करेंगे लूसेंट की। तो सबसे पहले हिस्ट्री होता क्या है ये जानते हैं। हिस्ट्री का मतलब है कि जो हमारे हिस्टोरिकल पास्ट में जो भी हुआ है उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। और जो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द हिस्टोरिसिस। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हम सिर्फ वही टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? सीएसओ को, ठीक। और फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है लियोपोल्ड वॉन रैंके को। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकेंड एज फेयर्स, ठीक है। मतलब इतिहास पूरा पुनः दोहराया जाता है अपने आप, ठीक है। आगे देखते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि बीसी और एडी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर ये टाइम लाइन है, ये यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो मतलब क्या है कि जब क्राइस्ट का बर्थ हो गया, ठीक है। और उसके पहले के टाइम पीरियड को हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, और जब बर्थ होने के बाद के टाइम को हम बोलेंगे, ठीक है, क्राइस्ट के बर्थ के बाद, जिसको हम बोलते हैं एडी, ओनो डोमिनी, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब है ओनो डोमिनी, ठीक है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब वो मतलब जी रहे थे तो बर्थ के बाद वाले टाइम को हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने पूरे हिस्ट्री को आगे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। आगे ये यहाँ पे देखिए, ये टाइमलाइन है। यहाँ पे क्राइस्ट का जब बर्थ हो गया उसके पहले वाले को बीसी और उसके बाद वाले को एडी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, फिर उसके बाद डिकेड का मतलब क्या होता है? डिकेड का मतलब जो 10 साल के टाइम पीरियड को डिकेड कहते हैं। फर्स्ट हाफ का मतलब ये होता है कि जो सेंचुरी चल रही, जैसे सपोज करिए कि 1900 से लेकर के 2000 तक, तो जो इसके 50 ईयर्स स्टार्टिंग के 1950 तक, ठीक है, उसको फर्स्ट हाफ बोलेंगे। सेकेंड हाफ मतलब 1950 से 2000 तक, ठीक है, इसको सेकेंड हाफ। सेंचुरी का मतलब होता है जब 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसको हम एक सेंचुरी बोलते हैं। मिलेनियम का मतलब ये होता है कि जब 1000 ईयर्स हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इराज हैं जिसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला विक्रम इरा, ठीक है। इसका जो मतलब टाइम पीरियड माना गया है वो है 58 बीसी, ठीक है। और जो विक्रमादित्य थे, ये उन्होंने स्टार्टिंग करवाया था कब? जब उन्होंने विक्ट्री पाई थी शाकास के ऊपर, ठीक है। और जो विक्रमादित्य थे वो उज्जैन के एक लोकल किंग था, उन्होंने हराया था शाकास को। तो जब अपनी जो उन्होंने विक्ट्री किया ना, उसको मार्क करने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए उन्होंने उस वाले टाइम पीरियड को बोला कि अब मेरा समय शुरू हो चुका है। जैसे कुछ लोग होते हैं जब उनके लाइफ में सक्सेस आती है तो अचानक से वो बोलते हैं अब से मेरा समय शुरू हो गया। तो सेम यही चीज़ विक्रमादित्य के साथ का था। नेक्स्ट है हमारा शाका इरा, जो कि जिसका टाइम पीरियड है 78 एडी। ये तब हुआ था, देखिए, कमेंस्ड बाय कुषाण रूरल कनिष्क ऑन द ओकेजन ऑफ द असेंडेंस टू द थ्रोन। देखिए, जो कनिष्क था, जो कि ये कुषाण अंपायर था, उसका जो वो राजा था, जब वो गद्दी पे बैठता है, ठीक है, तब से वो अपने उस समय को बोलता है कि अब मेरा समय शुरू हो गया, शाका एरा शुरू हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो शाका एरा को ही उसने भी अडॉप्ट कर रखा है अलॉन्ग विद जॉर्जियन कैलेंडर, ठीक है। और जो नेशनल कैलेंडर जैसे है वो हमारा 22 मार्च 1957 से अडॉप्ट किया गया था जॉर्जियन वाले को। बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में है वो यही शाका वाला यूज़ करते। तो कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है, एक तो ईयर पूछ लेता है कि शाका एरा जो है वो कौन से टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ है, और या फिर गवर्नमेंट कौन से वाले टाइम पीरियड को फॉलो करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस दिया हुए, बाकी तो हमें वैसे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा में देखना हो तो आप गुप्ता इरा भी देख सकते हैं। 319 टू 320 के बीच में ही इनका ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल कैलेंडर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने बोला भी था शाका वाला ही फॉलो किया जाता है। तो शाका संवाद इज़ यूज्ड इन सम गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। और साथ ही साथ जॉर्जियन कैलेंडर जो हम अभी मॉडर्न अपने टाइम में देखते हैं, ठीक है, वो वाला इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, देखिए अब हमें हिस्ट्री पढ़ना है। तो हिस्ट्री एक्चुअली हमने डिवाइड कर दिया है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए, एक होता है
हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में। एक होता है प्री हिस्ट्री, जैसे ये वाला है, ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे हिस्टोरिक, ठीक है। प्री हिस्ट्री का मतलब है जब हमें कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, हम उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और जब जब हमें एविडेंसेस मिलने लगे तब हम उसको हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़, इसका डिवीजन दिया हुआ है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड यहाँ से इतने लाख बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द पीरियड फॉर विच नो रिटन एविडेंस इज अवेलेबल, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये 2500 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक है। द पीरियड फॉर विच रिटन एविडेंसेस इज अवेलेबल बट आइदर देयर स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड और रिटन डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन कन्फर्म। इसका मतलब ये है कि हमें एविडेंसेस तो मिले हैं, स्क्रिप्ट तो मिली, बट हम आज तक उसको रीड नहीं कर पाए हैं कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे यही, जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला समय और वैदिक कल्चर वाला समय जो है, ठीक है, वो हमारा प्रो हिस्टोरिक पीरियड रहा है। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ये 600 बीसी से चालू हुआ और ये अभी तक कंटिन्यू यही हो रहा है। ये वो समय है जहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। वहाँ के हमें जो स्क्रिप्ट है हम उसको पढ़ भी सकते हैं कि उसके वो जो राजा ने अगर कोई चीज़ बनवाई, अगर वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे महाजनपदा पीरियड से जो चालू हो जाता है पूरा टाइम पीरियड, उसके बाद से हमें हिस्ट्री के बारे में क्लियरली एविडेंसेस मिले हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है। क्रोनोलॉजी का मतलब ये है कि जो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम जो पूरे हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं उसी को ही क्रोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ, अगर हम काउंटिंग करें उल्टे से, जैसे 199, तो यही एक क्रोनोलॉजी बन जाती है। तो हमने पूरे हिस्ट्री का जो है रीड करने के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड रहा है वो शुरुआत से, जिसका हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि अब से हमारा इतिहास चल रहा है, और एंशिएंट हिस्ट्री का लेकिन जो एंड टाइम है वो है 647 AD, ठीक है। तो 647 AD इसलिए माना गया क्योंकि जो हर्षा था जब उसकी डेथ हो जाती है उसी टाइम पीरियड को माना गया कि अब एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो गई है। मेडिवल का जो टाइम रहा है वो 647 से लेकर के 1757, ठीक है, AD। ये जब हर्षा की डेथ हो जाती है उसके बाद जब बैटल ऑफ प्लेसी होती है 1757 में, तभी मेडिवल इंडिया को माना गया। मेडिवल इंडिया इसी के बीच में रहा है। मॉडर्न इंडिया मतलब 1757 बैटल ऑफ प्लेसी के बाद का जो भी समय रहा है उसको हम मॉडर्न इंडिया में कवर करते हैं। तो हमारा जो हिस्ट्री पढ़ने का तरीका वो ऐसा ही है। पहले, अब हम इस लेक्चर्स में भी पहले एंशिएंट इंडिया को कवर करेंगे, फिर मेडिवल इंडिया को, फिर मॉडर्न इंडिया को, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी समझाई गई है। प्री हिस्टोरिक मैं बता चुका हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड रहा है 2500 BC से लेकर के 1750 BC। वैदिक कल्चर का समय रहा है 1500 BC से 600 BC तक। महाजनपदा का पीरियड रहा है 600 BC से 322 BC तक। मौर्य पीरियड का समय रहा है 322 से लेकर के 185 BC तक। पोस्ट मौर्यन या फिर प्री गुप्ता पीरियड रहा है 185 BC से 319 AD तक। गुप्ता पीरियड रहा है 319 AD से 550 AD तक। पोस्ट गुप्ता पीरियड रहा है 550 AD से लेकर के 647 AD तक, ठीक है। अब सबसे पहला जो है हम प्री हिस्टोरिक के बारे में पढ़ेंगे, और प्री हिस्टोरिक को हमने डिवाइड किया है 3 सब पीरियड में। पहला लिथिक पीरियड, कॉपर पीरियड, आयरन पीरियड। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। स्टोन में भी हम पढ़ेंगे छोटा स्टोन, मीडियम स्टोन और बड़ा स्टोन, ठीक है। कॉपर पीरियड मतलब जब कॉपर की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, तो उस वाले हम टाइम पीरियड को बोलते हैं कि कॉपर पीरियड चल रहा है। और जब आयरन की डिस्कवरी हो गई तो इसका मतलब कि अब आयरन पीरियड चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं। सेम चीज़ मेडिवल वाला भी हमने बात किया था, तो मेडिवल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अर्ली मेडिवल पीरियड 647 टू 1206 तक। सुल्तान पीरियड टू सल्तनत पीरियड टू जो है 1206 से लेकर के 1526 तक। मुग़ल पीरियड 1526 से 1707 तक, ठीक। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जब भी कोई टाइम पीरियड डिसाइड हो रहा है तो वो कोई ना कोई ऐसा मेजर इवेंट होगा जिसकी वजह से ही हम उसको सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियड में भी सेम चीज़ यही है कि हम इसको डिवाइड करेंगे 3 फेसेस में। पहला मर्केंटाइल फेस, ठीक है, जो कि 1757 से 1813 तक चला। इसमें मेन क्या था कि जो ब्रिटिशर्स आए थे वो ट्रेड करने के लिए आए थे,
ठीक है, बस वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। फिर सेकंड फेज़ इनका था इंडस्ट्रियल फेज़, जो कि 1830 से लेकर के 1858 तक था। इसमें भी क्या है कि देखिए कुल मिला के क्या है कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ चेंज हो रही थी और जब मेजर इवेंट्स होते चले जा रहे थे, जैसे 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की थी, तो उसी ईयर को सिग्निफाई करने के लिए फिर हमने इसको सेकंड फेज़ में रखा। और फिर जो थर्ड फेज़ था वो आपको पता ही है कि जिसमें क्राउन का रूल आ गया था और तब तक चला जब तक आज़ादी नहीं मिल गई, तो 1862 1947 तक। अब ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज़ थी वो हर कुछ समय में बदलाव कर रहे थे ताकि जो यहाँ के जो लोकल रूरल थे उन पे वो राज कर सकें। तो पहला रिंग फेंस पॉलिसी 1757 टू 1813 तक रही इनकी। सबऑर्डिनेट और आइसोलेशन पॉलिसी 1813 से लेकर के 1858 तक। सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 से लेकर 1935 तक। इक्वल फेडरेशन पॉलिसी 1935 से लेकर के 1947 तक। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस एक ये ओवरव्यू है किस तरीके से हमें चीज़ों को देखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो नेशनल मूवमेंट था, उस जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था। तो कांग्रेस का जो काम करने का तरीका था वो समय के अकॉर्डिंग बदलता रहा। पहला जो उनका 1885 से लेके 1905 तक जो उनका काम करने का तरीका था वो मॉडरेट फेज था। वहाँ पे वो सिर्फ गवर्नमेंट के सामने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके सामने पिटीशन डालते थे, उनके सामने रिक्वेस्ट करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को बस जाके बताते थे ये सोच के कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, तो उसको मॉडरेट फेज बोला गया। फिर जो सेकंड फेज आया वो 1905 से लेके 1917 तक रहा, ये एक्सट्रीमिस्ट फेज था। इसका मतलब यहाँ ये है कि अब यहाँ पे जो कांग्रेस की पॉलिसी थी फॉर टेकिंग द इंडिपेंडेंस वो बदल गई। अब वो रिक्वेस्ट ना करके अब उनका रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे वो फोकस करने लगे, जिसको हम गरम दल भी कहते हैं। जैसे जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये लोगों ने जब पार्टिसिपेट किया इंडियन इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। फिर लास्ट फेज़ आता है वो है गांधी जी का, ठीक है, जो कि चला 1917 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के बारे में हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो एविडेंसेस मिल रहे होंगे ना, तभी हम जान पाएंगे कि यार इस समय पे ये इवेंट हुआ था और ये जो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है या फिर एविडेंसेस मिल रहे हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उस टाइम पे कौन सा राजा हुआ करता था या फिर जो बैटल्स हुई, तो कोई ना कोई उसका एविडेंस होगा, तभी हम पूरे हिस्ट्री को एक प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास कुछ सोर्सेस होने चाहिए। जब हमारे पास सोर्सेस होंगे तभी हम पूरी हिस्ट्री को एक सिस्टमैटिक वे में ही समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो सोर्सेस हैं, एक तो या तो लिटरेरी सोर्सेस हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब है जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है जो हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, जैसे कोई पॉटरी मिल गई, कोई स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है, पैलेस हो गए, ठीक है, हम उसको देख करके समझते हैं कि हाँ यहाँ पे ये होगा। और अगर वहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है तो हम उसके थ्रू ही समझ पा रहे हैं कि हाँ इस टाइम पे ये इवेंट हुआ होगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में भी हमारा एक इंडिजिनियस सोर्सेस है। इंडिजिनियस सोर्सेस का मतलब है यहाँ पे जो हमारे इंडिया में ही एविडेंसेस पाए गए हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें भी हम उसको डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरीज में, एक रिलीजियस सोर्सेस और एक सेकुलर। देखिए रिलीजियस मतलब जो भी अगर रिलीजन के पर्सपेक्टिव से वो किताब लिखी गई है तो उसके बेस पे मानेंगे, और सेकुलर मतलब वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही या फिर पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रही, तो हम उसे सेकुलर मानेंगे, ठीक है। जैसे हम अपनी कंट्री को भी सेकुलर कंट्री बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वल मानती है, ठीक है। अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें तो उसमें हमारा जैसे ब्राह्मणा टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, ठीक है। और सेकुलर टेक्स्ट में बात करें तो हमारे पास जैसे बायोग्राफीज़ हो गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे ब्राह्मणा टेक्स्ट। इसके अंदर क्या है, श्रुति और स्मृति दोनों इंक्लूडेड है। श्रुति का मतलब यहाँ पे ये है दैट विच कैन बी हर्ड, ठीक है, वो एक सच है, वही मतलब उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है। स्मृति का मतलब ये होता है कि विच हैव बीन रिमेंबर्ड, जिसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हमें याद रखना भी चाहिए, बट वो एक सब्जेक्ट अ मैटर टू चेंज, वो चेंज भी हो जाता है। बट जो श्रुति है वो
फिक्स रहेगी, वो नहीं बदलता है। तो श्रुति में क्या क्या कंटेन किया गया है, संहितास या फिर वेदास, ब्रह्मांस, अरण्यकास, उपनिषद, ठीक है, ये सब श्रुति टेक्स्ट में इनको रखा गया है। और स्मृति में वेदांगा, सूत्रास, स्मृतिस, एपिक्स जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, ठीक है। और देयर आर 4 संहितास, ठीक है, और जिनको हम वेदा भी कह रहे हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी था। अब हम आगे देखते हैं। देखिए वेदास का मतलब है क्या, ये भी जानना ज़रूरी है। वेदास का मतलब है कि वेदास थ्रो मोर लाइट ऑन रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड लेस लाइट ऑन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आर्यंस, ठीक है। ठीक है, जो वेदा है वो आर्यंस की लाइफ पे फोकस ना करके उसने रिलीजियस जो उस टाइम पे था, ठीक है, वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस पर वो फोकस करता था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वेदांगा। वेदांगा का मतलब है कि ये भी देखिए, ये भी इसका जो कनेक्शन है वो भी वेदा को ही पढ़ने के ही उससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे हम इसमें देखें आगे, वेदांगा का मतलब ये है कि थ्रो लाइट ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। अब आगे देखें हम, स्मृतिज प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, देयर थ्योरीज, कस्टम, किंग्स राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है, और किंग का रिलेशन विद देयर सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो स्मृति का मेन फंडा यही था कि वो उस समय का जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हुआ करती थी, ठीक है, जो राजा है उसके क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस किया जाता था। अब रामायण जो थी, जो कि एपिक है, ठीक है, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है, वो फोकस करती थी, जो मेजरली वो थी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन इंडिया की उस समय की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महाभारत। महाभारत जो लिखा था वो वेद व्यास ने लिखा था। सेम चीज़ वो भी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन इंडिया की उस समय जैसी भी थी, ठीक है, उसके बारे में उसमें लिखा हुआ था। और महाभारत जो एक वॉर है, ठीक है, वो किसके बीच में हुआ था, वो कौरवास और पांडवास के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं पुराण्स। पुराण्स क्या किया है, पुराण्स ने जो हिस्ट्री हुआ करती थी इंडिया की, बहुत ही शुरुआत से लेकर के गुप्ता के टाइम तक, वो उसके बारे में लिखा गया है उसमें, ठीक है। और टोटल इसमें 5 सेगमेंट थे, जो कि मतलब ठीक है, आप देखना चाहे देख सकते हैं। तो पहला सर्गा, सर्गा का मतलब जब यूनिवर्स क्रिएट किया गया। प्रतिसर्गा मतलब जब रिक्रिएट किया गया। वंशा का मतलब है कि जब जो क्या कहते हैं एराज हैं, वो जियोनोलॉजी ऑफ द गॉड्स एंड द सेजेस। फिर मनवंतर, इपॉक ऑफ जब मनु आए धरती पर, ठीक। चूरतम जो कि एंशियंट डायनेस्टीज हुआ करती थी, वो सारे। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक पाली टेक्स्ट और दूसरा अनुपाली टेक्स्ट में, ठीक है। अब जो पाली टेक्स्ट था उसमें जो मेन मेजरली जिस पे हमें फोकस करना है वो है ट्राइपिटिका पे, ठीक है। ट्राइपिटिका मतलब 3 किताबें आप मान सकते हैं, ठीक है। एक पहली विनय पटिका, दूसरा सुट्ट पटिका, अभिधामा पिटिका। तो एक क्वेश्चन यही आ जाता है डायरेक्टली कि ट्राइपिटिका जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब लिटरेचर जो है वो, तो ऑप्शन में दे देगा वो हिंदुज़म से, ब्राह्मणिज्म से, ठीक है, बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से। तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो विनय पटिका और सुट्ट पटिका थी उसको कंपाइल किया गया। देखिए बुद्धिस्ट एक्चुअली उसमें काउंसिल भी हुई थी 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि जब जो भी उनकी बौद्ध जी की टीचिंग थी उसको बढ़ाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम के उसमें, तो ये हुई थी। तो जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसी के समय विनय पटिका और सुट्ट पटिका का जो भी टेक्स्ट था वो लिखा गया था। और पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ की गई थी, वो राजगृह में की थी, जो कि बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अभिधामा पिटिका, ये इसका जो कंपाइलेशन था वो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र, बिहार में, ठीक। और जो ट्राइपिटिकास है वो एक्चुअली क्या उसमें है, लिखा क्या हुआ, ये हम देखें तो अगर, तो वो जो उस समय की सोशल और रिलीजियस लाइफ हुआ करती थी इंडिया की, उसके बारे में वो उसमें लिखा गया है, ठीक है। और जो विनय पटिका थी, विनय पटिका में जो रूल हुआ करते थे, जो एक कहते हैं नहीं मॉन्क के जीने का जो तरीका है, ठीक है, उसके क्या क्या रूल्स होंगे, उससे फॉलो करने होंगे, उसके बारे में विनय पटिका में लिखा गया था।
अब नेक्स्ट आता है जतकास। जतकास का मतलब ये है, वो भी एक टाइप की स्टोरी बुक है। उसमें गौतम बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ हुआ करती थी उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अभिधामा पिटका। अभिधामा पिटका में लिखा गया है जो भी बुद्धा जी की डॉक्ट्रिन्स हुआ करती थी, ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा जो दीपवंशा और महावंशा। अब जैसे आज दीपवंशा महावंशा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसमें श्रीलंका की हिस्ट्री लिखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिलिंद पन्नू, ये भी एक बुक थी। इसमें क्या है कि जो भी डायलॉग मतलब जो भी बातचीत हुई थी क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है, जो ग्रीक किंग थे मिलिंद और बुद्धिस्ट मॉन्क क्या नाम था, नागसेन। ठीक है, नागसेन और मिलिंद के बीच में जो भी क्वेश्चंस के फॉर्म में बातचीत हुई थी वो मिलिंद पन्नों में लिखी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम जैन टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। टोटल इसमें 12 अंगास, मतलब बुक का ही नाम है अंगास। तो आ जाए क्वेश्चन कि अंगास किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो जैन टेक्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी सेम यही चीज़ है, जैसे अचरंगा सूत्रा, भगवती सूत्रा, ठीक है, और इसी में ही ये सारी टेक्स्ट हैं जो कि जैन से रिलेटेड है। और इसमें भी वही सेम चीज़ है कि जो समय की सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस कंडीशंस थी वो सब लिखी गई हैं। ठीक है, तो आप इसको मतलब स्किप भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस एक ये भद्रबाहु चरिता, इसमें क्या था कि जो जैन जी थे, ठीक है, उनके बारे में ही, उनका लाइफ के बारे में लिखा गया था। ठीक है, और परिशिष्ट पर्वा, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट माना गया है जैन में। ठीक है, बस आपको इनके नाम याद होने चाहिए, बस क्वेश्चन से ही जनरली पूछे जाते हैं कि ये सब जो टेक्स्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, और अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसे कौटिल्य की जो फेमस बुक थी वो अर्थशास्त्र है। ठीक है, उसमें क्या है मेन, वो जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिखा गया है, और उस समय की सोशल और रिलीजियस लाइफ कैसी हुआ करती थी लोगों की उसके बारे में भी लिखा है। ठीक है, एरिस्टोटल की बुक पॉलिटिक्स, मैकियावेली की बुक प्रिंस। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये जनरली बहुत बार पेपर्स में भी आ चुका है, कि जो राज तरंगिणी बुक है वो किसने लिखी है, वो कल्हान ने लिखी है। और इसमें क्या है लिखा गया, जो उस समय के जो कश्मीर के राजा थे उनकी बायोग्राफी लिखी गई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये है तारीख़े सिंध व हिंद। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है, वो लिखी काजी इस्माइल काजी ने। आगे देखते हैं। हाँ, ये एक ग्रामर की बुक है अष्टधाई। ठीक है, अष्टधाई किसने लिखी, पनानी ने लिखी है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रा लिखी है, एक ये ड्रामा बुक है। ठीक है, और इसमें शुंगा डायनेस्टी के टाइम का भी लिखा है कि उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी उसके बारे में लिखा गया। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षा बुक लिखी है। आगे देखते हैं हम। ये बस बुक्स के नाम है, उनके कभी कभार ऑथर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बाण भट्ट ने चरिता लिखी हुई है। ठीक है, और किसके बारे में, ये जो हर्षवर्धन जो राजा थे, ठीक है, उनके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो नंदिन थे वो अपने आप को वाल्मीकि ऑफ कलयुग कहते थे। ठीक है, तो आ जाए कि वाल्मीकि ऑफ कलयुग कौन था, तो वो नंदिन लिख सकते हैं, आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चंद्र बरदाई। ठीक है, ये कोर्ट पोएट थे और फ्रेंड भी थे पृथ्वीराज थर्ड के। ठीक है, तो इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जो कि एक फर्स्ट एपिक ऑफ हिंदी लैंग्वेज कहा जाता है जिसे। और इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया था, जो पृथ्वीराज रासो डिस्क्राइब लाइफ अकाउंट ऑफ पृथ्वीराज थर्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पृथ्वीराज थर्ड एंड मोहम्मद गौरी के बारे में। तो क्वेश्चन जनरली यही आता है कि जो पृथ्वीराज रासो बुक है वो किसने लिखी, वो चंद्र बरदाई ने लिखी है। बस एक ये भी चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए कि 1 था, 2 था, थर्ड था, तो ये थर्ड पृथ्वीराज वो थर्ड। अब ये हम लोग ने डिस्कस ही कर लिया कि बाण भट्ट जो थे उन्होंने हर्षवर्धन डायनेस्टी पे थे, तो उन्होंने ही हरिश्चरित्र लिखी थी। ठीक है, आगे हमारा हमने देख ही लिया कि जो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, वो हेरोडोटस को बोला जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मेगास्थनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट
मतलब पर्सनालिटी रहे ये हिस्ट्री में, ठीक है। ये एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर थे। इनको किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था, ठीक है। इन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम है, बहुत ही फेमस बुक है, इंडिका। और इन्होंने इंडिया को किस तरीके से, मतलब क्या क्या डिफाइन किया गया था उसमें, उस बुक में जियोग्राफिकल फीचर, ठीक है। और एक मेजर की इन्होंने 7 कास्ट बताई थी इंडिया में उस समय थी। और इन्होंने स्लेवरी के बारे में बोला था कि ये एब्सेंट थी इंडिया में। और बस यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। हाँ, जोग्राफिया किसने लिखी है? वो स्ट्रैबो ने लिखी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। फाहिन, फाहिन किसके टाइम पे आए थे? फाहिन आए थे हमारे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने एक टाइटल भी अडॉप्ट किया था, उसका नाम था विक्रम आदित्य, ठीक। इन्होंने बुक लिखी थी जो कि फो क्यू की, इसका मतलब ये जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ का मतलब एक रिकॉर्ड था, तो उस बुक का नाम था फो क्यू की। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि फाइन किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। ह्यून सांग किसके टाइम पे आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, ठीक है। याद करने के लिए इजी फॉर्मेट है HH, ठीक है। हर्षवर्धन एस से स्टार्ट होता है, ह्यून सांग भी एस से होता है। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी CU की, सेम चीज़ जो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड था, ठीक है। और इन्होंने मतलब ही इनको बोला भी जाता है किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब घूमने गए थे इसी वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको बोला जाता है? वो इंसान को बोला जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। हाँ, ये एक बुक थी सिलसिला उत त्वारिख, ये किसने लिखी थी? सुलेमान ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अल मसूदी ने एक बुक लिखी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुरुज उल गहब, ठीक। अल मसूदी ने लिखी थी। नेक्स्ट आगे है, इम्पोर्टेंट बुक है हमारी, अल बुरूनी ने लिखी थी, ठीक है। अल बुरूनी जो क्या कहते हैं, ये एक कोर्ट एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। किसके टाइम पे? गजनवी के टाइम पे, ठीक है। आगे हम देखते हैं। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक थी उसका नाम था ताहिके हिंद। तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि ताहिके हिंद जो है बुक वो किसने लिखी है? वो अल बुरूनी ने लिखी। और साथ ही साथ किताब उल हिंद, दैट इज़ द मतलब बुक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी अल बरूनी ने लिखी। और अल बरूनी को द फर्स्ट रियल आइडियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा इब्ने बतूता, ठीक है। ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, ठीक है। मोरक्को मतलब अफ्रीकन कंट्री से आए थे। और किसके समय में आए थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, उसका नाम था रिहाला। ये एकदम आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब्दुल रज्जाक, ये किसके टाइम पे आए थे? ये विजयनगर नगरा जो रीजन था, और राजा उस समय के थे देवराय सेकंड, ठीक है। तो ये भी आ जाता है कि अब्दुल रज्जाक को किसके टाइम पे आए थे? तो देवराय सेकंड के टाइम पे आए थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अभी हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि किसने फाउंड किया था? सर विलियम्स जोन ने, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी उसको किसने डिसाइफर किया था? वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं। और फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे बोला जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे देखते हैं, ठीक है। और उस समय 3 सिविलाइजेशन थी, इंडियन सिविलाइजेशन को छोड़ के, इराक की जिसको हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, इजिप्ट की इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइना की चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस और मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। अगर हम इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं उसको हम एपिग्राफी बोलते हैं, क्वाइंस की स्टडी करते हैं तो न्यूमिनिस्टिक बोलते हैं। और जो न्यूमिनिस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे है? वो इलाहाबाद में है, ठीक है। इसमें भी हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है बस वही कवर करेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं। ये हमने बात कर ही लिया कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी उसको किसने डिसाइफर किया था? वो थे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे जो भाब्रू इंस्क्रिप्शन थी वो अशोका की एकमात्र ऐसी इंस्क्रिप्शन थी जिसमें
बोस्ट्रोफंदन स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी। ठीक है, फिर हम बात करें, देखिए जो वर्ड अशोका था, ठीक है, वो कौन सी इंस्क्रिप्शन में यूज़ हुआ था? इन 4 अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड फ्रॉम मस्की, कुरुजरा, नितुर, युदेगोलम। ठीक है, इसमें अशोका वर्ड का यूज़ किया गया था। ठीक है, और भाब्रू इंस्क्रिप्शन एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोका ने अपने आप को मगधीराज, राजा ऑफ मगध बोला है। ठीक है, और जो जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन थी, ठीक है, हाँ, अशोकन जूनागढ़ मेजर रॉक एडिक्ट इज द इंस्क्रिप्शन ऑन विच लेटर शाका रूरल रुद्रमान एंड गुप्ता रूरल स्कंदगुप्त इंस्क्राइब देयर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जो गिरनार भी बोला जाता है, गिरनार इंस्क्रिप्शन एडिक्ट था, उसमें जो बाद के जैसे रुद्रमान और स्कंदगुप्त थे, इन्होंने भी अपना ऐड कराया था। ठीक है, जो भी था अशोकन जो इलाहाबाद पिलर एडिक्ट था, ठीक है, जिसमें 4 और 4 लोगों ने भी अपना अपना ऐड कराया था। एक तो अशोका ने खुद ही, और कारुवाकी, समुद्रगुप्त, जहांगीर। ठीक है, ये वाला जो है पार्ट है इंस्क्रिप्शन वाला, ये बहुत ही कम पूछा जाता है और इसमें भी बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें हैं। ठीक है, जो अशोका की इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी वो जनरली वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में या फिर प्राकृत लैंग्वेज में ही मिलती थी। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, ये है दशरथ नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये दशरथ कौन थे? दशरथ ग्रैंडसन थे अशोका के, और इन्होंने 3 केव जो थी वो डोनेट किया था। किसको किया था? ये आजीवक मॉन्क्स को। ठीक है, ताकि वो जब बारिश का मौसम हुआ करता था वो वहाँ पे रह सकें। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, हाँ, खारवेला हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ के रूरल थे? ये कलिंगा मतलब उड़ीसा के रूरल थे। ठीक है, और ये जैन रिलीजन को फॉलो करते थे। इन्होंने ही अपने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका नाम था भिक्षुस राज। ठीक है, आगे आगे देखते हैं हम, हाँ, ये है हमारा रुद्रमान जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन, जो कि है गुजरात स्टेट में। और ये एक फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे बहुत संस्कृत में ही सबसे बड़ा उसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन लेक को बिल्ड किया था, और बाद में इसका जो रिपेयरिंग था वो रुद्रमान ने ही करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम, समुद्रगुप्त। ठीक है, जो इलाहाबाद में इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो किसने बनवाया था? मतलब समुद्रगुप्त ने ही लगवाया था, लिखवाया था, आप जो भी बोलिए। ठीक है, जिसको हम प्रयाग प्रहस्ती इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, और यहाँ इसी इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त ने अपने आप को क्या डिस्क्राइब किया है? कविराज या फिर पैट्रॉन ऑफ स्कॉलर। और इन्होंने ये भी अपने आप को डिस्क्राइब किया लिच्छवी धोत्री। ठीक है, और एक हमें प्लेट भी मिली थी, नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? भाई समुद्रगुप्त के टाइम से ही। और इसमें एक वर्ड था, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये अग्रहर का मतलब क्या होता है? लैंड ग्रांट्स। तो कभी कभार जनरली क्वेश्चन आ जाता है।